हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आईबीपीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आप आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा जा चुका है, राइट। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है dy स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। फिर फर्दर कुछ और भी लाइंस दिए गए हैं, हमें इन्हीं लाइंस का यूज करना है, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला लाइन है सी इज ए सिंगल डिजिट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सी इज ए सिंगल डिजिट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 मीन्स वाट कि सी के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। सी के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 3, 5 और 7, राइट। क्योंकि सी क्या सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 2 है, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं सी के लिए। अब यदि आप फर्दर सेकेंड पढ़ोगे तो डी एंड बी आर 2 डिजिट प्राइम नंबर लेस देन 20। डी और बी क्या है, 2 डिजिट प्राइम नंबर है, पर ध्यान रखना है दोनों 20 से कम है। अब यदि डी और बी दोनों 20 से कम है, राइट, 20 से कम है और 2 डिजिट प्राइम नंबर है, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है डी और बी के लिए। डी और बी के लिए पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19। सी यदि फर्दर और भी कुछ लाइंस को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कुछ वैल्यूज हमें इसमें से एलिमिनेट करने होंगे, बट अभी सिर्फ हम लोग सेकेंड लाइन को पढ़ रहे हैं कि डी एंड बी आर 2 डिजिट प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है डी और बी के लिए। अभी यदि आप फर्दर पढ़ते हो तो दिया हुआ है डी इज ग्रेटर देन 11। डी इज ग्रेटर देन 11 मीन्स अब डी 11 नहीं हो सकता, मीन्स 11 को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन है d इज ग्रेटर देन 11। अब दिया हुआ है b इज ग्रेटर देन d, b इज ग्रेटर देन d। अब यदि b यदि ग्रेटर देन d है और यदि d 11 नहीं हो सकता, तो क्या b 11 हो सकता है? नहीं हो सकता है। b को तो हमेशा d से ग्रेटर देन होना है, मीन्स बात कि b कभी भी 11 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेंशन है b इज ग्रेटर देन d। अब एक और कुछ नोट करना पड़ेगा यहाँ पर कि b यदि ग्रेटर देन d है, b यदि ग्रेटर देन d है, तो d क्या कभी भी 19 हो सकता है? d क्या कभी भी 19 हो सकता है? d 19 नहीं हो सकता है। क्यों? d यदि 19 हो गया तो फिर तो b का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 19 ही है, और यहाँ पर b इज ग्रेटर देन d क्लियरली मेंशन्ड है, मीन्स d कभी भी 19 नहीं हो सकता, राइट। अब यदि और फर्दर इसे सोचोगे तो b ग्रेटर देन d है और d का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 13 दिख रहा है, d का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 13 दिख रहा है, मीन्स b कभी भी 13 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब d का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 13 है तो b को तो बड़ा होना पड़ेगा d से, b इज ग्रेटर देन d मीन्स b 13 नहीं हो सकता। तो फिर d के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज फाइनल हुई? d के लिए पॉसिबल वैल्यूज फाइनल हुई 13 और 17। सिमिलरली b के लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज हुई? b के लिए हुआ 17 और 19, राइट। ये और अदर वैल्यूज एलिमिनेट हो चुके हैं। क्यों? इन दोनों स्टेटमेंट्स सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड को यूज करते हुए। अब यदि और 4 का भी हम लोगों ने यूज किया। अब यदि 5 पढ़ोगे तो दिया हुआ है स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन आर सेम। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस के बारे में कहा गया है कि दोनों रूट्स के, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो दो रूट्स होंगे, तो स्मॉलेस्ट रूट दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेम है। अभी इस डेटा का हम लोग नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग ए बी सी और डी ई सब का कोई वैल्यू फाइनल आउट नहीं कर पाए हैं। तो वी विल कम टू दिस डेटा लेटर। ये जो स्टेटमेंट 5 है इसके बारे में हम लोग बाद में इस पर हम लोग काम करेंगे कि क्या फाइंड आउट किया जा सकता है इससे। अब यदि स्टेटमेंट 6 को पढ़ा जाए तो दिया हुआ है नो रूट इज इरेशनल। नो रूट इज इरेशनल का क्या मीनिंग होता है? नो रूट इज इरेशनल का मीनिंग होता है कि ये जो डी
होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी कोई रूट रैशनल होगा, तभी कोई रूट इरेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि डी क्या होना चाहिए, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर। ये डी क्या है, यदि आप इसे याद करो तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो उसमें इस डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है दोनों में, वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा दोनों इक्वेशन के केस में, बट अभी आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वी विल कम टू दिस डेटा लेटर। अब यदि आप फर्दर पढ़ोगे तो दिया हुआ है E इज इक्वल टू बी प्लस वन। ई क्या है, b प्लस वन है। अब यदि e यदि b प्लस वन है तो b यदि जब 17 होगा तो e 18 होगा, और b जब 19 होगा तो e क्या होगा, 20 होगा। कैसे हम लोग इस डेटा को फाइंड आउट किया, सिंपल, e इक्वल टू b प्लस वन, तो मीन्स b जब 17 e 18, b जब 19 तो e 20। उसके बाद यदि और फर्दर पढ़ा जाए तो दिया हुआ है 3c इज ग्रेटर देन b, 3c इज ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर जो जो पॉसिबल वैल्यूज है c और b के लिए उसमें चेक करना पड़ेगा, शायद हम लोग कुछ और भी वैल्यूज को एलिमिनेट कर पाएंगे। अब यदि 3c इज ग्रेटर देन b है तो c का पहला मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 3 है। अब यदि आप c के बदले यहाँ पर 3 पुट करते हो, यदि आप पहला पॉसिबल वैल्यू फॉर c चेक करते हो तो वो तो 9 हो रहा है। तो क्या 3c यहाँ पर b से बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि b का पॉसिबल वैल्यू तो 17 और 19 है, जबकि 3c यदि आप c के बदले 3 पुट कर रहे हो, यहाँ पर c के बदले 3 पुट कर रहे हो तो 9 ही है, जबकि क्लियरली मेंशन्ड है 3c इज ग्रेटर देन b। मीन्स यहाँ से डेटा और क्लियर हुआ कि c कभी भी 3 नहीं हो सकता, c कभी भी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3c को b से बड़ा होना पड़ेगा। अब यदि और आप फर्दर चेक करोगे तो दिया हुआ है c का पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5 है, तो यहाँ पर आप c के बदले यदि आप 5 पुट करते हो तो 3 इंटू 5 कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। फिर से देखो b के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 17 और 19 है। मीन्स व्हाट कि c यदि 3c यदि 15 है, इसे बड़ा होना है b से, लेकिन b तो 17 और 19 है। मीन्स किसी भी केस में c का वैल्यू आप 5 नहीं रख सकते। मीन्स आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर रहे हो 5 को भी यहाँ पर, तो ऑब्वियस है c 7 नहीं होगा, एक ही वैल्यू बचा है और आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, जब आप c के बदले 7 पुट करते हो तो 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21, तो 21 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 17 और 19, राइट। तो ये क्लियर हो चुका है कि c का पॉसिबल वैल्यू क्या आ चुका है, c का पॉसिबल वैल्यू सॉरी c का एकमात्र वैल्यू अब बचा जो कि 7 है, तो c क्या है, 7 है। d के पॉसिबल वैल्यूज 13 17 है, b के पॉसिबल वैल्यूज 17 19 है, और e के पॉसिबल वैल्यूज 18 और 20 है। अब यदि इन सारे वैल्यूज को थोड़ा सा केयरफुली देखोगे तो c है अपने पास में, d है अपने पास में, b है अपने पास में, e है अपने पास में, इन्हीं के वैल्यूज हमें पता है। तो चलो देखो कितना टाइप का पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। c तो हर केस में 7 ही होगा, क्योंकि एक ही पॉसिबल वैल्यू है c का 7। अब यदि d को देखोगे तो d के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं 13 और 17। अभी मानते हैं कि d अपना 13 है, तो d क्या हो चुका है, यहाँ पर 13 हो चुका है। अब यदि d को 13 मान चुके हो तो यहाँ पर b को तो 17 19 में से कुछ भी मान सकते हो, राइट। एक तो यहाँ पर बन गया पॉसिबल केस जब d 13 है और b को बड़ा होना है d से, तो एक तो b 17 हो जाएगा, और एक जब d 13 है तो b अपना 19 भी हो सकता है, और c तो हर केस में 7 ही रहेगा। और e क्या है, e तो सिंपल b प्लस 1 है, तो b जब 17 होगा तो अपना e क्या होगा, अपना e 18 होगा, राइट। और b जब 19 होगा तो e क्या होगा, अपना 20 होगा। क्यों, क्योंकि क्लियरली मेंशन था e इक्वल टू b प्लस 1, राइट। अब यदि देखोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, c तो हमेशा 7 ही होगा, लेकिन मान लो कि d का पॉसिबल वैल्यू 17 है। यदि d का पॉसिबल वैल्यू 17 है तो ऑब्वियस है d यदि 17 है, b को d से बड़ा होना है, तो b 19 ही होगा, राइट। और b यदि 19 होगा तो e कितना होगा, 20 होगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है। अपने पास 3 कॉम्बिनेशन मिले हैं c d b और e का। अब क्या करना होगा, अब जो अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं
उसमें इन सारे पॉसिबल वैल्यूज को पुट करना होगा। फिर देयर आर चांसेस इसमें से हम कुछ ट्रेसेज को एलिमिनेट कर पाएंगे और हम क्लियर वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सी, डी, बी और ई का, सी का तो ऑब्वियस है, सी का तो फाइंड आउट है ही। अल्टीमेटली हमें डी, बी और ई का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि यदि क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और भी जो क्वेश्चन है तो क्लियर आंसर है। मीन्स इसमें से दो ट्रेस का पक्का एलिमिनेट होना है, राइट। अब क्या है, ये सारे डेटा को मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी तक हमने ये 5th और 6th का यूज नहीं किया है, शायद हमें इन्हीं चीज़ों का यूज करना पड़ सकता है। अब यदि देखो क्या था, स्मॉलेस्ट रूट्स तो दोनों इक्वेशन का सेम था, नो रूट इरेशनल था। नो रूट इरेशनल की क्या बात थी यहाँ पर कि डी क्या होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये पॉसिबल वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशंस में रखते हैं। तो पहला इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो a का वैल्यू तो नहीं मालूम है अपने को, बट सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx, तो bx के तो मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज है, राइट। b के तो मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज है, 17 और 19 भी है। सिमिलरली c का 7 है, तो यहाँ से कुछ हम लोग शायद नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज बन सकता है, ax स्क्वायर प्लस 17x प्लस c क्या हो गया, 7 हो गया चुका है, राइट। अब यदि पॉसिबल लिखो इक्वेशन 1 के लिए, तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस b क्या है अपना, एक पॉसिबल वैल्यू है 19, तो 19x, और c का वैल्यू तो फिक्स है जो कि 7 ही हो चुका है। अब जरा देखो क्या यहाँ पर d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर चेक करने जाओगे तो शायद मे बी ए का पॉसिबल वैल्यू निकाल लोगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। क्यों? क्योंकि एक फिक्स वैल्यू तो आएगा ही नहीं, या नहीं समझ में आता है तो अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर डी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो डी के वैल्यूज क्या क्या है, एक तो है 13, राइट। तो 13 वाई स्क्वायर प्लस ई का पॉसिबल वैल्यू, जब डी 13 है तो ई का कितना माना जा चुका है, 18y प्लस क्या, तो c दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यदि और वैल्यू को पुट किया जाए यहाँ पर, तो जब d एक बार 13 है तो चलो d 13 है, और यदि जब d 13 है इस बार, तो b कितना है, 19 है, और e कितना है अपना, 20 है। तो सिंपल 20y प्लस 7 इक्वल टू 0। हम तमाम पॉसिबल वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर रहे हैं, राइट। अब क्या है, थर्ड वाले केस में d क्या है अपना, 17 है, तो 17y स्क्वायर प्लस फिर e क्या है इस केस में, 20 है, सो 20y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देख सकते हो कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कुछ इक्वेशंस बन चुके हैं। ये दोनों है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये तीनों है दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब क्या अप्लाई करना है, इसका यूज करना है। नो रूट इज इरेशनल, मीन्स नो रूट इज इरेशनल का क्या मतलब होता है, d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के केस में सोचते हैं तो वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखो ये हम लोग इसमें क्यों नहीं अप्लाई करने का सोच रहे हैं, यहाँ पर आप d का वैल्यू, प्रॉपर कैपिटल D का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको तो a का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ही नहीं है, राइट। तो चलो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सोचते हैं। इसके लिए सोचते हैं कि d का वैल्यू क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13 इंटू 7। अब 18 स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, 324 होता है, और यदि 13 इंटू 7 क्या होता है, 91 होता है, 91 इंटू 4 क्या होता है, 364 होता है। ये वैल्यू कितना आ चुका है, ये वैल्यू आपका -40 आ चुका है। तो d को क्या होना चाहिए, यदि रूट्स को यदि इरेशनल नहीं होना है, रैशनल होना है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लोग लगाते हैं उससे परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। क्या ये -40 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स आप इस वाले पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एलिमिनेट कर दोगे यहाँ से। अब यदि दूसरे को चेक करेंगे, 13y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 7 इक्वल टू 0।
अब यदि इस केस में आप चेक करोगे तो सिंपल 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400। एनीवे वो बाद में करेंगे। 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13 इंटू 7। अब यदि इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 400 माइनस 364 आ जाएगा जो कि 36 है। देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि हम लोग इस वैल्यू को, इन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट एनीवे फिर भी थर्ड पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना जाएगा तो क्या लिखना होगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 17 इंटू 7, राइट। तो दैट इज इक्वल टू वाट 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। 400 होगा 17 इंटू 7 क्या होता है 119 होता है, 119 होता है। एंड 119 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 476 आ जाएगा, राइट। आप देख सकते हो ये वैल्यू तो आपका कहाँ से क्या वैल्यू मिला आपको -76 मिला। तो क्या यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर? नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स इस केस को आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। यहाँ पर था परफेक्ट स्क्वायर, 36 क्या था यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर था, मीन्स इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इस केस में भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या था निगेटिव था, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, -40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मीन्स आप इस केस को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मीन्स आपके पास सी डी बी और ई का जो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन था उसमें से आप 2 कॉम्बिनेशन रिजेक्ट कर पा रहे हो। जैसे देखो जब आपने डी को 13 उसके बाद में ई को आपने 18 माना था, राइट। तो देखो उस वाले केस को आप एलिमिनेट कर चुके हो, फिर सेकेंड वाले केस को आप एक्सेप्ट कर चुके हो, थर्ड वाले केस को आप एलिमिनेट कर चुके हो। तो क्या यहाँ से सी डी बी और ई का एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुका है? हाँ मिल चुका है। सी तो पहले से 7 था, अब डी बी और ई का अपने पास में क्लियर वैल्यूज है कि डी कितना होगा अपना 13, बी कितना होगा 19, ई कितना होगा 20। ये क्वेश्चन सच में लेंदी है। मीन्स यहाँ पर आप कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते, राइट। हाँ ऑब्वियसली यदि आप कुछ नंबर्स को जानते हो रैंडम पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है कि कैसे कैसे आप नंबर सोचते हो। बट यदि सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो आपको करना पड़ेगा इसी वे में सॉल्व, राइट। कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि सी डी बी और ई का यही पॉसिबल केस बनता है, बस इसको यूज करके नो रूट इज इरेशनल। जो वैल्यूज आ चुकी थी सारी कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस में डाल दिया और अपने को चेक करना था कि डी यहाँ पर क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर तो ए का क्लियर वैल्यूज मालूम ही नहीं था। बट दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना था उसके हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है उसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो बस एक ही केस बचता है, तो यहाँ से सी डी बी और ई का वैल्यू आ चुका है। अब यदि इस क्वेश्चन को और पढ़ा जाए तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट ये करना है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अभी तक ए का वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया जा चुका है और अभी तक हम लोगों ने इस डेटा का यूज नहीं किया है। स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन आर सेम। अब जरा देखो ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मीन्स ये क्या इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कौन सा एक्सेप्टेबल है 19, बी का वैल्यू कौन सा एक्सेप्टेबल है 19 प्लस सी का वैल्यू कौन सा +7 इक्वल टू 0। ये तो अपना पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। दूसरा क्या है डी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू कौन सा एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पर 13, तो 13 वाई स्क्वायर प्लस ई का वैल्यू क्या एक्सेप्ट हुआ है 20, तो +20y प्लस 7 इक्वल टू 0। दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन आर सेम। क्या आप पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्मॉलेस्ट रूट निकाल सकते हो? अभी नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको ए का वैल्यू ही नहीं मालूम है। लेकिन ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 13y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ आप कर सकते हो इसके रूट्स फाइंड आउट। सिंपल कि 13y स्क्वायर है प्लस 20y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, राइट। क्या आप इसे लिख सकते हो 13y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0। सी हर किसी का रूट्स निकालने का अपना अपना तरीका हो सकता है, राइट। कुछ लोग इस मेथड को नहीं प्रीफर करते हैं।
वो इजीली देख सकते हैं कि अच्छा 20 को 13 7 में सोच सकते हैं, वो जो कि 13 इंटू 7 के 12 है। बट कोई ना, यहाँ पर आप इस टाइप के मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि ये तो यहाँ पर अब क्विकली अप्लाई किया जा सकता है। इसे यदि आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 13y प्लस 7 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो सिंपल y का वैल्यू क्या सा आ चुका है, -1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू -7/13 आ जाएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट रूट्स दोनों इक्वेशन का सेम है। आप सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर चुके हो, इसमें से आपको स्मॉलेस्ट रूट लेना है। कई बार हर बारी में हम लोग -7/13 को स्मॉलेस्ट रूट्स मान लेते हैं, जो कि सच नहीं है, ये वैल्यूज निगेटिव में है। तो स्मॉलेस्ट रूट्स कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट रूट -1 होगा। इन दोनों रूट्स में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट -1 होगा, राइट। स्मॉलेस्ट होगा -1। अब यदि स्मॉलेस्ट रूट इन दोनों में -1 है और दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट रूट्स दोनों इक्वेशन का सेम है, तो मीन्स क्या कि पहले इक्वेशन का भी रूट -1 है। पहले इक्वेशन का रूट यदि -1 है तो क्या मैं इस -1 वाली वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि रूट है तो मीन सेटिस्फाई करेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो लेट अस डू दैट थिंग। क्या है ये इक्वेशन, ax² प्लस 19x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ax² प्लस 19x प्लस 7 इक्वल टू 0 आप पुट कर सकते हो यहाँ पर -1 भी, क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट रूट है, ये दोनों का होगा। तो -1 यहाँ पर यदि आप पुट करते हो तो a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू -1 प्लस 7 इक्वल टू 0। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, a माइनस 19 प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, a का वैल्यू आ जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इस सॉरी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 12। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो करेक्ट आंसर क्या हो चुका है, 12 हो चुका है। ऑब्वियस है, यहाँ पर भले ही आपको 2 ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बट यूजुअली जब इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी आते हैं तो 3 क्वेश्चंस तो होते ही है, राइट। यदि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें यदि लगाते हो तो फिर थोड़ा सा फायदा भी होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा कि मैं डे 1 से कहते आ रहा हूँ, कभी भी ना बहुत ही छोटे छोटे लॉजिक का ही यूज होता है। यदि आप पढ़ते जाओ करते जाओ तो हो ही जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व, भले वो मेंस लेवल के ही क्यों ना हो, राइट। तो ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू अपना आ चुका है 12। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 12। बट आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑब्वियस है कि आप एग्जाम में अपने रफ शीट में सॉल्व करोगे तो ये सारे डेटाज आपके पास रहेंगे ही। अब यदि सेकेंड क्वेश्चन को देखोगे इसमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इंटू ई। एक बार आपने सारा सॉल्व कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। डी इंटू ई मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है, 13 इंटू 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो चुका है, 260। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाए सबको आप आंसर कर सकते हो। क्यों, अभी आपको ए का वैल्यू भी आ चुका था 12, आप ऑलरेडी बी सी डी और ई का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, ए प्लस ई डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सारे टाइप के क्वेश्चंस को अब आप आंसर कर सकते हो, राइट। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हो खुद से, या तो आज ही या फिर आफ्टर सम डेज, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या आपने अप्रोच सही में सीखा या नहीं सीखा। तो होपफुली ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग न्यू इन टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।